In the previous lecture we have seen डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। ठीक है, ये लेक्चर 2 हम लोगों ने कर लिया था। इसमें हम लोगों ने देखा था यहाँ तक हो गया था। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा कि जो इंटेंसिटी आ रही है, इंटेंसिटी कितना आ रहा है, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 4a² साइन स्क्वायर अल्फा अपन अल्फा स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा। ये हम लोगों ने कैसे निकाला, पहले इंटरफेरेंस के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला। इंटरफेरेंस के लिए निकाला, उसके बाद जो है डिफ्रैक्शन के लिए निकाला। क्योंकि जब डबल स्लिट होगा तो डबल स्लिट में सिर्फ डिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, साथ साथ इंटरफेरेंस भी होगा। ठीक है, वॉइस पहुंच रहे सबके पास? यस सर। स्क्रीन विजिबल है सबको? अगर ये डिस्क्रिप्टिव होता तो हमें कैसे सीरियल वाइज हमें याद रखना पड़ता कि हमें सबसे पहले क्या करना है, पाथ डिफरेंस निकालना है दोनों स्लिट की वजह से। पाथ डिफरेंस निकालना होता है A1 B1 की वजह से, फिर A2 B2 की वजह से जो पाथ डिफरेंस आएगा वो पाथ डिफरेंस निकालना है। फिर इंटरफेरेंस के लिए जो एम्पलीट्यूड निकल के आएगा, देखो ये पाथ डिफरेंस आएगा, ये हमें सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालना है। उसके बाद हमें फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 अल्फा, यहाँ पे आप लोग लिखोगे फेज डिफरेंस। 2 अल्फा याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस लिख लो कहीं। फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये फार्मूला याद रखना, इससे हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस पता चल गया तो फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। इस फेज डिफरेंस को हम 2 अल्फा कह सकते हैं। 2 अल्फा ले लिया, 2 अल्फा इसलिए ले रहा हूँ कि ये 2 से 2 आसानी से कैंसिल हो जाएगा और अल्फा इक्वल टू में π/λ ए साइन थीटा मिलेगा। अगर अल्फा ही सिर्फ लेंगे, सिर्फ अल्फा लेंगे तब आएगा 2π/λ ए साइन थीटा। ठीक है, फिर अल्फा में जब डेल्टा का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकालते समय, तो ये अल्फा की वैल्यू फिर आएगा आपका यहाँ पे अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे जैसे बीटा के लिए 2 बीटा रखा हुआ है, अल्फा के लिए यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 2π/λ ए साइन थीटा होगा। ठीक है, और इसी तरीके से 2 बीटा रखा गया है कन्वेंशनल के लिए कि हमारा जो है फार्मूला जो बने वो आसान बने। तो ये 2π/λ, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू हो जाएगी π/λ a प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को डेरिवेशन नहीं करना है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा आपको ये पता होना चाहिए कि पहले जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, ये यहाँ पे ए साइन थीटा। ये सिंगल स्लिट के लिए है, सिंगल स्लिट में भी आपने देखा था कि वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आया था वो ए साइन थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू π/λ ए साइन थीटा है। द डिफ्रैक्टेड वेव एम्पलीट्यूड ए साइन अल्फा अपन अल्फा, ये पूरा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये डिफ्रैक्टेड वेव एम्पलीट्यूड है, ये पूरा एम्पलीट्यूड है किसी एक वेव का डिफ्रैक्शन की वजह से एम्पलीट्यूड फ्रॉम द 2 स्लिट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। अगर आप 2 स्लिट्स लेते हैं तो अब तो 2 सोर्स हो जाएगा, जैसे पहले एक सोर्स था तो वहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रहा था, अभी 2 सोर्स हो गया तो हमारे पास 2 कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे। अब दोनों कोहेरेंट सोर्स से जब वेव निकलेगा
यहाँ से वेव जाएगा और यहाँ से भी वेव जाएगा, तो क्या होगा, इनमें आपस में इंटरफेरेंस होगा। सिंगल स्लिट था तो एक ही सोर्स था, एक सोर्स में तो नहीं होगा इंटरफेरेंस, लेकिन जब दो सोर्स हो गया तो दोनों में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। तो डिफ्रैक्शन भी हो रहा है और इंटरफेरेंस भी हो रहा है। ठीक है, तो प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, तो the path difference between the rays coming from corresponding points in the A1 B1 and A2 B2 can be found by drawing a normal from A1 to A2R, A1 to A2, A2R and A2D, A2D, A2R, ये वाला रेज A2R और A2D is the path difference between the waves from corresponding points of this slit. तो हमें तो डेरिवेशन नहीं करना है, तो हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब यहाँ पे A2D के लिए पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो अब A2D क्या है, ए यहाँ से A2D ये वाला पाथ डिफरेंस हो जाएगा दोनों स्लेट के लिए। तो A2D में A1 और A2, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस दिया हुआ है A और B, तो A प्लस बी हो जाएगा, A प्लस बी, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो गया A1 A2 साइन थीटा, मतलब A प्लस बी साइन थीटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, A प्लस बी साइन थीटा। Applying theory of interference on the wave amplitude A sin alpha upon alpha at the two slits give the resultant wave amplitude R। जब दो स्लिट है तो हमें इंटरफेरेंस जब हो रहा हो तो उसका जो एम्पलीट्यूड है, ये एक वेव का एम्पलीट्यूड दूसरे वेव का भी एम्पलीट्यूड होगा, तो हो जाएगा ओ ए साइन अल्फा अपन अल्फा, ए बी ओ ए साइन अल्फा अपन अल्फा। मतलब ये जो ओ ए दो, अब दो वेव बनना है, दो स्लिट तो दो वेव लेंगे, एन स्लिट होगा तो एन वेव हो जाएगा, दो स्लिट है तो दो वेव, एक स्लिट था तो एक ही वेव बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा ओ ए का सेम होगा, ए साइन अल्फा अपन अल्फा, ए साइन अल्फा अपन। तो जब दो वेक्टर इस तरीके से जुड़े हों तो उनका रिजल्टेंट निकालना आप लोग जानते हैं वेक्टर प्रॉपर्टीज से। दो वेक्टर हो, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो क्या करते हैं, इसके हेड से इसके टेल को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और वो जो लाइन जो कनेक्ट कर रहा होगा तो उसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो वही चीज़ है, ये एक वेक्टर ओ ए हो गया दूसरा वेक्टर ए बी हो गया, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो ओ बी जो होगा वो रिजल्टेंट है। तो हमें आर स्क्वायर निकालना है, ये फार्मूला यूज हो जाएगा। हमें आर स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा ए साइन अल्फा अपन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा अपन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए साइन अल्फा अपान अल्फा इंटू ए साइन अल्फा अपान अल्फा, और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है डेल्टा। ठीक है, तो ये से फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा आर स्क्वायर ए साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर 2 + 2 कास डेल्टा, फिर आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर, इसे जो है सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2, अगर बाहर ले लो तो हो जाएगा 1 + कास डेल्टा, 1 + कास डेल्टा को लिख सकते हैं कास स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ठीक है, 2 कास स्क्वायर डेल्टा बाई 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 कास स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज कर लो, उससे आ जाएगा। हमें नोटिस क्या करना है, यहाँ पे हमें नोटिस करना है जो ये इंटेंसिटी है वो कितना आ रहा है। इंटेंसिटी कितना आ रहा है, आर स्क्वायर मतलब 4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन अल्फा स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा, और हम पहले जो सिंगल स्लिट में देखे थे ए स्क्वायर क्या था, आई नॉट। सिंगल स्लिट में हमने क्या देखा था, ए स्क्वायर क्या बता रहा था, आई नॉट। मतलब आई नॉट क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी। आई नॉट क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी। अगर सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी पूछ देता है तो पूछ लेगा सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी किसके बराबर है, अगर एम्पलीट्यूड ए है तो क्या होगा, ए स्क्वायर। ऑप्शन में दे देगा ए आई नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, आई नॉट इक्वल टू ए, आई नॉट इक्वल टू ए अपान 2, आई नॉट इक्वल टू ए अपान 3, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा का
इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया कि जो इंटेंसिटी है सेंट्रल मैक्सिमा के फॉर्म में क्या होगा, तो I इक्वल टू 4I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा। सिंबल है हैव ए यूजुअल मीनिंग्स। ठीक है, I0 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्क्रीन इन इक्वेशन 3 द टर्म कास स्क्वायर बीटा। कास स्क्वायर बीटा किसको बता रहा है, इंटरफेरेंस को बता रहा है। यहाँ पे ये टर्म दे देगा, पूछेगा इसमें कास स्क्वायर बीटा क्या बता रहा है, तो क्या बता रहा है कास स्क्वायर बीटा, इंटरफेरेंस को बता रहा है। ठीक है, एंड साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर क्या बता रहा है, डिफ्रैक्शन को बता रहा है। तो इसमें दो पार्ट आप लोग देखो, आई इक्वल टू 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा में दो टर्म है। ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर रहा है। एक तो ये हो गया साइन स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये क्या बता रहा है, डिफ्रैक्शन बता रहा है, याद रखो इसको। ये क्या बता रहा है, डिफ्रैक्शन। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाएगा, ये इक्वेशन दे देगा, पूछ लेगा इसमें डिफ्रैक्शन कौन सा पार्ट शो कर रहा है, नीचे देगा ऑप्शन में साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा, और दे देगा साइन अल्फा अपॉन अल्फा या साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, नीचे दे देगा कास स्क्वायर बीटा अपॉन 2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। दिस इज द डिफ्रैक्शन प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये पार्ट जो है डिफ्रैक्शन को प्रेजेंट कर रहा है, नोट कर लो, इसमें ऐसे है। तो जो की पॉइंट्स होते हैं ना उसे कहीं एक कॉपी में अपना नोट करते रहो। कास स्क्वायर बीटा क्या बता रहा है, इंटरफेरेंस को बता रहा है। ठीक है, नाउ वी विल लुक द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब जो डबल स्लिट है उसके लिए हमें क्या देखना है, मैक्सिमा का कंडीशन देखना है और मिनिमा का कंडीशन देखना है। तो मैक्सिमा का कंडीशन पहले देख लेते हैं पाथ डिफरेंस से। पाथ डिफरेंस कितना है, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेम्डा। तो पाथ डिफरेंस ज़्यादा कब होगा, n इक्वल टू 1 to 3 देन थीटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू स्लिट्स। इंटरफेरेंस होगा उससे जो मैक्सिमा बनेगा उसके लिए हमें ये पार्ट देखना है, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेम्डा। On the other hand, if the path difference is odd multiple of lambda by 2, then theta gives the direction of minimum. अगर ये पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल, ऑड मतलब 1, 3, 5 इस तरीके से हो, मतलब ये वाला पार्ट ऑड मल्टीपल, मतलब 1 लेम्डा बाई 2, 3 लेम्डा बाई 2, 5 लेम्डा बाई 2, इस तरीके का अगर होगा तो मिनिमा बताएगा। ये बताएगा किसका कंडीशन बताएगा, ये पाथ डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाई 2 पे है तो ये मिनिमा देगा। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 तो क्या देगा, मैक्सिमा देगा। एन लेम्डा के बराबर होगा a प्लस बी साइन थीटा, ये नोट कर लो। अगर a प्लस बी साइन थीटा किसके इक्वल है, एन लेम्डा के इक्वल है, प्लस माइनस एन लेम्डा के इक्वल है। नेचुरल नंबर जो है लेम्डा आएगा, लेम्डा का नेचुरल नंबर या कंप्लीट लेम्डा बोल सकते हैं। ठीक है, लेम्डा मिले, 2 लेम्डा मिले, 3 लेम्डा मिले, या माइनस लेम्डा, माइनस 2 लेम्डा, माइनस 3 लेम्डा मिले, सबके लिए क्या देगा, मैक्सिमा देगा। ठीक है, डिफ्रैक्शन के केस में। इंटरफेरेंस का केस अलग। इंटरफेरेंस के केस में क्या कर रहे थे, ये वहाँ पे क्या था, 2 म्यू, थिन फिल्म में क्या था, 2 म्यू टी कास आर इक्वल कास आर माइनस प्लस लेम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लेम्डा करते थे। वो मैक्सिमा कंडीशन था। फिर मैक्सिमा कंडीशन क्या बनता था, 2n माइनस 1 लेम्डा बाई 2। ठीक है, और मिनिमा कंडीशन जब निकालते थे तब क्या बनता था, 2 म्यू टी कास आर इक्वल टू एन लेम्डा। ठीक है, और वहाँ पे जो है माइनस लेम्डा बाई 2 करते तो इधर आकर के 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 लेम्डा बाई 2 बनता। तो वहाँ पे 2n प्लस 1
लेमडा बाई 2 रखते थे, कंडीशन सेम था। मिनिमा के लिए भी यही कंडीशन रखते थे इंटरफ्रेंस के केस में, मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन रखते थे इंटरफ्रेंस के केस में। चेंज कहाँ आता था? चेंज यहाँ आता था पाथ डिफरेंस में। पाथ डिफरेंस क्या आता था थिन फिल्म में? 2 म्यू टी कास आर माइनस लेमडा बाई 2 रिफ्लेक्शन के केस में। रिफ्रैक्शन के केस में बात करते थे तो क्या आता था? 2 म्यू टी कास आर। फिर वहाँ पे स्टोक्स लॉ लगता था, डेंस रेयर टू डेंसर मीडियम। तो चीज़ें जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे तभी क्लियर होगा। आप सोचो कि एक बार पढ़ने और चीज़ें सब क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, पहले आप पढ़ोगे तो समझोगे कि इस स्टेप में क्या हो रहा है, थिन फिल्म के केस में, इंटरफेरेंस के केस में क्या हो रहा था, डिफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस के साथ मैक्सिमा बनाना हो तो क्या कंडीशन रखना है, मिनिमा बनाना हो तो क्या कंडीशन रखना है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा से ज़्यादातर क्वेश्चन। इंटेंसिटी से बनेंगे, पाथ डिफरेंस से बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं ज़्यादातर। तो दो कंडीशन यहाँ समझ गए। मैक्सिमा का कंडीशन कब बनेगा? जब पाथ डिफरेंस प्लस माइनस एन लेमडा के बराबर है। मिनिमा कब बनेगा? जब पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 के बराबर है, मीन्स आड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। ठीक है, ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू आड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। अब एक कंडीशन आता है डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा में। डिफ्रैक्शन मिनिमा कब बनेगा? जब ए साइन थीटा, इसमें जो ए साइन थीटा है ये सिंगल स्लिट की वजह से, ठीक है, अभी सिंगल स्लिट की वजह से हो गया ये ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा। वहाँ पे एन लेमडा लिया था इसलिए अब यहाँ पे एन नहीं लेंगे, एम लेंगे। सिंगल स्लिट क्यों देख रहे हैं? जब सिंगल स्लिट से जो है डिफ्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ पे भी कुछ पैटर्न्स, डबल स्लिट जब बनेगा तो वहाँ के पैटर्न से उसी पैटर्न पे बनेगा, मतलब कुछ पैटर्न्स सेम पैटर्न पे बन जाएंगे जो हमें दिखेगा नहीं, सुपर इम्पोज हो जाएगा। दो वेव जब आपस में सुपर इम्पोज हो जाएगा तो हम बता नहीं सकते कि ये किस वेव का सुपर पोजिशन है। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मिसिंग आर्डर्स इन डबल स्लिट। ठीक है, मिसिंग आर्डर, स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो मिस हो जाएगा, आप बता नहीं सकते। कोई एक स्पेक्ट्रम यहाँ बन रहा हो, मान लो एक स्पेक्ट्रम यहाँ बन रहा है, कोई दूसरा स्पेक्ट्रम भी इसी पे बन रहा हो, ठीक है, सेम पोजीशन पे, सेम प्लेस पे, तो उन दोनों का सुपर पोजीशन हो जाएगा। अब सुपर पोजीशन के केस में आप बता पाओगे कि कौन सा स्पेक्ट्रम है? नहीं, तो इसलिए मिसिंग आर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। लेकिन आपके पास मैथमेटिक्स है, ये बता देगा कि कौन सा आर्डर मिस हो रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि ये आर्डर मिस हो रहा है, ये स्पेक्ट्रम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जा रहा है। तो पहले सिंगल स्लिट के केस में देख लेते हैं। ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा होगा। ये कंडीशन किसका है? मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है, तो ये देखो n इक्वल टू 1 2 3 के लिए tan देन थीटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा। यहाँ पे m नहीं, m होना चाहिए। ठीक है, m इक्वल टू 1 2 3 के लिए थीटा गिव द डिफ्रैक्शन मिनिमा। देन प्लस माइनस साइंस इंडिकेट्स द मिनिमा ऑन द बोथ साइड। मतलब इस एक, अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो इस साइड भी और इस साइड, प्लस माइनस का तो यही मतलब है, इस साइड भी बन रहे हैं, इस साइड भी बन रहे हैं। फॉर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या होगा? ए साइन थीटा ऑड मल्टीपल्स ऑफ लेमडा बाई 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू, यहाँ पे m इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 रखो। उसके लिए थीटा क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मिनिमा, डायरेक्शन ऑफ मिनिमा देगा। प्लस माइनस साइन का मतलब ये है कि अगर मैं स्पेक्ट्रम को देखूं तो एक तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, इसके दोनों तरफ जो स्पेक्ट्रम बनेंगे इस तरीके से, दोनों तरफ बनेंगे। ठीक है, तो ये m इक्वल टू 1 2 3 के लिए जो भी बनेगा, यहाँ पे a साइन थीटा इक्वल टू m इक्वल टू 1 रखें तो लेमडा 2 रखें, प्लस माइनस 2 लेमडा, तो दोनों तरफ जो स्पेक्ट्रम बनेंगे वो कंडीशन किसका है? मिनिमा का। अब डिफ्रैक्शन मैक्सिमा देखो, a साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2m माइनस 1, अगर m की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या देगा? 2 में से 1 गया 1, लेमडा बाई 2 किसका है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ लेमडा बाई 2, ये क्या दे रहा है? मैक्सिमा दे रहा है।
प्लस माइनस साइन इंडिकेट के क्या कर रहा है, बोथ साइड ऑफ रिस्पेक्ट सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद जो प्लस माइनस लेमडा बाई 2 बन के आएगा, एक तो मान लो ये लेमडा है और यहाँ पे पूरा लेमडा होगा, यहाँ पे लेमडा बाई 2 होगा, तो यहाँ पे जो है क्या बन रहा है, मिनिमा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैक्सिमा, फिर यहाँ पे बनेगा मिनिमा, फिर यहाँ पे बनेगा मैक्सिमा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये लेमडा बाई 2 है तो यहाँ पे बनेगा मैक्सिमा, और ये लेमडा है तो क्या बनेगा, मिनिमा। ठीक है। मिसिंग आर्डर इन डबल स्लिट में मिसिंग आर्डर कैसे निकालेंगे, जो हमारा पाथ डिफरेंस आया हुआ है a प्लस बी साइन थीटा डबल स्लिट की वजह से, वो पाथ डिफरेंस है a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, और ये कंडीशन किसका है, मैक्सिमा का। ठीक है, ये कंडीशन है मैक्सिमा का। ये डबल स्लिट के लिए ये कंडीशन मैक्सिमा का होगा, सिंगल स्लिट के लिए ये कंडीशन मिनिमा का। जस्ट इसका उल्टा, डबल स्लिट के लिए जब 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 आएगा तो ये हो जाएगा मिनिमा का कंडीशन, और यहाँ पे जब 2m माइनस 1 सिंगल स्लिट के लिए लेमडा बाई 2 है तो ये है मैक्सिमा का कंडीशन। तो अब देखो, जो a साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा है, यहाँ पे m इक्वल टू 1 2 3 है, ये क्या दे रहा है, मिनिमा का कंडीशन दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे a साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा मिल गया हमारे पास, और हमारे पास मिल गया, अगर a इक्वल टू बी कर देते हैं इस केस में, a इक्वल टू बी कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक तरीके से स्लिट का लेंथ है और ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। ये यहाँ पे b है और ये पूरा क्या है, a है यहाँ तक, और ये b है। यहाँ पे देखो ये b है, यहाँ से यहाँ तक b है, और यहाँ से यहाँ तक a है, तो a प्लस बी लगभग बराबर लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे a इक्वल टू बी रख दो। a इक्वल टू बी रखने पे क्या होगा, जो a प्लस बी साइन थीटा एन लेमडा था हो जाएगा 2a, a प्लस बी, a b के ही बराबर है तो b a हो गया तो 2a हो जाएगा, 2a साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। अब दोनों को इक्वेट कर दें, दोनों को इक्वेट कर देंगे, a साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा। ठीक है, ये a साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा 6 और 7 को, इक्वेशन नंबर 6, ये 7 इक्वेशन नंबर है, और इससे पहले जो इक्वेशन नंबर 6 है, यहाँ पे b इक्वल टू ए रख दिया, 2a साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो आएगा n अपान एम इक्वल टू 2, n अपान एम इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू कितना आएगा, n इक्वल टू 2m, ये हमारा मैथमेटिक्स है, n इक्वल टू 2m आ गया। अब m की वैल्यू रखो, 1 2 3, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 रखेंगे तो क्या होगा 6। तो ध्यान से देखो, n का कौन सा ऑर्डर मिस करेगा, m की किस वैल्यू के लिए, 1 2 3 4 रखेंगे तो 2 4 6 क्या करेगा, मिस कर जाएगा। अगर m की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो n की वैल्यू क्या आएगा 2 4 6। तो इसका मतलब है कि 2 4 6 वाला क्या कर रहा है, 1 2 3 पर ही सुपर इम्पोज कर रहा है, और ये मिस हो जाता है, मिसिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो n के 2 4 6 वाला जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा वो 1 2 3 पर ही सुपर इम्पोज कर जाएगा, और वो उसे बोलेंगे मिसिंग ऑर्डर। अब अगर कंडीशन जो है हमारा जो a है, तो पहले कंडीशन में a इक्वल टू बी रखा, अगर हमारा कुछ इस तरीके से हो कि जो स्लिट का विड्थ है वो 2a बराबर 2a इक्वल टू स्लिट का स्पेसिंग हो जाए, जो स्लिट का स्पेसिंग है वो b है, और जो स्लिट का विड्थ है वो a है। तो a अगर स्लिट का विड्थ इतना हो 2a इक्वल टू b हो जाए, ये कंडीशन अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे, तो अब हमारा रिलेशन क्या आएगा, n अपान m में 3 का, n अपान m इक्वल टू 3 आएगा। अब m की वैल्यू अगर 1 2 3 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, तो 3 6 और 9 और इसी तरीके से 12 आर मिस्ड इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे ये आर्डर उसमें मिस रहेगा, मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सुपर इम्पोज कर जाएंगे किस पे, m के 1 2 3 पर।
अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तब। बात समझ में आ रहा है? बोलो। मिसिंग आर्डर पूछता है, मिसिंग आर्डर में दो रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, तो ये दो अगर मान लो कंडीशन दे देता है, क्वेश्चन में कंडीशन दे देगा कि जो स्लिट विद है वो स्पेसिंग के इक्वल होगा, तो कौन सा आर्डर मिस करेगा बताओ? 2 4 6 वाला आर्डर मिस करेगा एम के 1 2 3 के लिए। समझ में आया ये बात? इतना बात समझ में आ गया? ठीक है। अगर ये दे देता है कंडीशन कि जो स्लिट का विद है वो 2a इक्वल टू स्लिट के स्पेसिंग के बराबर होगा, तब कौन सा आर्डर मिस करेगा? 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, वो आर्डर मिस कर जाएगा डिफ्रेक्शन पैटर्न में। बात समझ में आ रही है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बहुत इजीली, आसान भी है। जब ए साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा होगा, ये सिंगल स्लिट के लिए, ठीक है, मिनिमा का कंडीशन देगा डिफ्रैक्शन के केस में। ठीक, यही चीज जब पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लेमडा करते हैं तब मैक्सिमा देता है, किसके केस में? इंटरफेरेंस के केस में। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, डिफ्रैक्शन में चीज़ें अलग तरीके से हैं और इंटरफेरेंस में चीज़ें अलग तरीके से हैं। ठीक है, तो मिक्सअप मत करना। इंटरफेरेंस में थीन फिल्म में आप लोगों ने देखा कि जो कंडीशन बनता है 2 म्यू टी कास आर, यहाँ पे आता है रिफ्लेक्शन के लिए। जब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो लेमडा बाई 2 इक्वल टू कंडीशन होता है एन लेमडा, ये मैक्सिमा का कंडीशन है। अब माइनस एन लेमडा बाई 2 को इस साइड ले जाते हैं तो बन जाता है 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, दैट इज द फाइनल कंडीशन। जब ये माइनस लेमडा बाई 2 इस साइड लेके जाएंगे तब वो फाइनल कंडीशन हो जाएगा मैक्सिमा के लिए। तो ऑड मल्टीपल्स आता है लेमडा बाई 2 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो मिनिमा का केस में सिंगल स्लिट की जब बात कर रहे हैं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिनिमा देगा ए साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा पे। वहीं जब डबल स्लिट की बात करेंगे तो ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, ये मैक्सिमा देगा। ठीक है, डबल स्लिट, ये केस हो गया डबल स्लिट। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा जब पढ़ोगे आप लोग तब कंफ्यूजन भी क्लियर होगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। पढ़ना स्टार्ट कर दो। वेब ऑप्टिक्स थोड़ा सा टिपिकल है सारे यूनिट से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सिमिलर लगती है। जैसे सिंगल स्लिट देखा, डबल स्लिट देखा। ठीक है, सिंगल स्लिट में तुम लोगों ने देखा ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा बन रहा है, मिनिमा कंडीशन। ठीक है, वहीं पे जब डबल स्लिट में आ रहे हैं तो डिफ्रैक्शन के केस अलग है। जब इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे थिन फिल्म का केस बन रहा था, वहाँ पे जो है 2 म्यूटी कास आर इक्वल टू एन लेमडा है, वो मैक्सिमा का कंडीशन है। वहाँ पे माइनस लेमडा बाई 2 करते हैं जब रेयर टू डेंसर मीडियम में जाते हैं। ठीक है, स्टोक्स लॉ लगता है, फिर उसका एक्चुअल जो है पाथ डिफरेंस वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जब ज़्यादा कंफ्यूजन लगे जिस टॉपिक में तो उसे क्या करना है, स्किप कर देना। ना समझ में आया ज़्यादा तो स्किप करना, लेकिन जो चीज़ समझ में आता है उसे पढ़ लेना। इंटरफेरेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंटरफेरेंस जो पढ़ा है उसमें कहीं ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। डिफ्रैक्शन के केस में मिसिंग आर्डर में भी एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू ए, that is b equal to 0, then two slits are joined, so the diffraction pattern is due to a single slit of with 2a। ये हो जाएगा। अगर b 0 हो गया तो मतलब ये स्लिट था, ये एक ये स्लिट था और एक ये स्लिट था, ये दोनों स्लिट क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे, फिर सिंगल ही स्लिट बन जाएंगे। अगर b 0 हो जाएगा तो b क्या है? b तो इसके बीच का डिस्टेंस ही तो स्पेसिंग ही तो है, इस स्लिट से इस स्लिट के बीच का स्पेसिंग है। अगर ये 0 हो गया तो ये स्लिट इसमें आकर के मर्ज नहीं कर जाएगा। ठीक है, तो ये a है, ये भी a है, तो जब मर्ज करेगा तो 2a हो जाएगा, तो वेट बढ़ जाएगा ना स्लिट का, 2a सिंगल स्लिट की तरह बिहेव करेगा और उसका वेट 2a हो जाएगा। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें आप लोगों ने अभी तक क्या देखा? डिफ्रैक्शन के केस में हमने क्या पढ़ लिया? सिंगल स्लिट पढ़ लिया, ठीक है, सिंगल स्लिट पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा? डबल स्लिट। स्लिट का ही खेल है सारा। एक बार हमने सिंगल स्लिट देखा, एक बार हमने उसी में डबल स्लिट देखा फिर दूसरे वाले लेक्चर में। पहले वाले सिंगल स्लिट में भी हम क्या निकालते थे? पाथ डिफरेंस निकालते थे। फिर क्या निकालते थे? फेज डिफरेंस निकालते थे। फिर क्या निकालते थे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकल गया तो क्या निकालते थे? इंटेंसिटी। और जब इंटेंसिटी निकल जाती थी तो क्या देखते थे? कंडीशन किसका? मिनिमा एंड मैक्सिमा का, एंड सेंट्रल मैक्सिमा का, ठीक है। ये 4-5 चीजें एकदम सीरियल वाइज याद रख लो। सिंगल स्लिट में क्या क्या देखते हैं? पहला पाथ डिफरेंस, लिख लो कहीं, पाथ डिफरेंस। दूसरा क्या देखते हैं उसमें? फेज डिफरेंस। तीसरा क्या देखते हैं? एम्पलीट्यूड। उसके एम्पलीट्यूड को की जगह लिख लो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल गया। इंटेंसिटी कैसे रिलेटेड है एम्पलीट्यूड से? आई इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी निकाल लेते थे। अब हमें क्या कंडीशन रखना है इंटेंसिटी में? मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंडीशन, ठीक है। और डिफ्रैक्शन में एक चीज और एक्स्ट्रा है, सेंट्रल मैक्सिमा अलग से देखते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा निकालते हैं, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा निकालते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा। उसके बाद मिनिमा निकालते हैं, ठीक है। ये अगर लिख लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा डबल स्लिट में भी हमने क्या किया? पहले सिंगल स्लिट के लिए पाथ डिफरेंस निकाला, ठीक है। तो सिंगल स्लिट के लिए पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो उससे क्या होगा? डिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक। अब जब डबल स्लिट के लिए भी देखेंगे तो अब क्या क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस भी हो रहा है, डिफ्रैक्शन भी हो रहा है साथ साथ, ठीक है। तो पहले इंटरफेरेंस की एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। दो वेव मिलेगा, दोनों वेव का क्या है? एम्पलीट्यूड सेम होगा, तो हमें रिजल्टेंट वेव निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, जिससे हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? वेक्टर का। एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर ऐसे गया, दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है डेल्टा, और ये इसका टेल है और ये इसका हेड है। दो वेक्टर हो गए। तो हमें पता है वेक्टर की प्रॉपर्टी से हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, और वो रिजल्टेंट आर होगा। और अगर ये ओ है और ये ए है और ये क्या है? बी है, तो हमने फार्मूला हमें पता है, रिजल्टेंट आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2OA OB कास इनके बीच का एंगल डेल्टा। यही तो था फार्मूला, यही तो यूज किया था हम लोगों ने डबल स्लिट में। जब इंटेंसिटी निकल गया, इंटेंसिटी से हमने क्या किया? पहले सिंगल स्लिट के लिए मैक्सिमा देखा, मिनिमा देखा, उसके बाद डबल स्लिट के लिए मैक्सिमा और मिनिमा देखा, फिर दोनों को मिक्स करके ये देखा कि कौन सा ऑर्डर मिस कर रहा है, ठीक है। यही सब तो पढ़ा हम लोगों ने, यस और नो? यस सर। हाँ, एकदम सही से समझो। एक्चुअली ऑनलाइन में थोड़ा सा तो होता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसके सीरियल वाइज को समझो। हमने पहले डबल स्लिट में क्या किया? पहले हमने सिंगल स्लिट से पाथ डिफरेंस निकाला, फिर उससे फेज डिफरेंस निकाला, फिर डबल स्लिट को एनालिसिस किया, डबल स्लिट में हमने पाथ डिफरेंस निकाला, फिर उससे हमने फेज डिफरेंस निकाला, फिर हमने क्या किया? फाइनल एम्पलीट्यूड मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला टू वेव की वजह से, और उस एम्पलीट्यूड को स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी को किस फॉर्म में निकाला? सेंट्रल मैक्सिमा के फॉर्म में, और सेंट्रल मैक्सिमा के फॉर्म में निकल गया। अब हमें क्या करना है? इंटेंसिटी पता चल गया तो मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो मैक्सिमा का केस पहले सिंगल स्लिट के लिए निकाला, तो उसके लिए मिनिमा का कंडीशन देखा, फिर डबल स्लिट के लिए निकाला ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, ये मैक्सिमा का केस होगा। अब मिनिमा और मैक्सिमा आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो मिसिंग आर्डर होगा। कौन सा आर्डर? जब ए इक्वल टू बी होता है तो क्या हो जाता है? एन अपान एम इक्वल टू 2 का रिलेशन आता है, तो n इक्वल टू 2m हो जाता है। तो m की वैल्यू 1 2 3 रखोगे तो कौन सा ऑर्डर मिस करेगा? 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। जब n अपान m इक्वल टू 3 का रेशियो आता है तो n इक्वल टू हो जाएगा 3m, और m की वैल्यू 1 2 3 के लिए कौन सा ऑर्डर मिस कर रहा है? 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इतना तो पढ़ाया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? अब तक तो हमने देखा सिंगल स्लिट, डबल स्लिट,
अब अगर हमारे पास सिंगल ना हो, डबल ना हो, एन स्लिट हो, नंबर ऑफ स्लिट्स बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब एन हो जाए, मतलब क्या हो जाए, ऐसे बहुत सारे स्लिट्स बन जाए। आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल में करा था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, तो उसमें भी बताया था कि एक ग्लास प्लेट होता है, एक ग्लास प्लेट होता है, ग्लास प्लेट में क्या करते हैं, डायमंड पेन से, डायमंड पेन होता है या डायमंड पिन पॉइंट होता है, उस डायमंड पेन से क्या करते हैं, उस ग्लास पे खांचे खींचते हैं, लाइंस, रूलिंग, रूल करते हैं, इस ग्लास प्लेट को रूल करते हैं डायमंड पेन से, ठीक है। तो इसमें क्या कर देते हैं, इसमें 1 इंच पर 15,000, 18,000, 20,000 लाइंस ड्रा कर देते हैं, रूल करते हैं, ठीक है। और ये जो लाइंस रूल करते हैं, ये लाइंस बन जाता है क्या, स्लिट, ये लाइंस ही बन जाते हैं स्लिट। और इनके बीच में जो स्पेसिंग होता है, ये तो ऑब्स्टेकल बन गए, अपर्चर की तरह काम करेंगे। और लाइट कहाँ से पास करेगा, इनके बीच से, इस दोनों लाइन के बीच से पास करेगा, राइट। और डिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, इस ऑब्स्टेकल से, अभी ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगा, ये लाइंस ही ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगा। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, ग्रेटिंग, ठीक है। इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, ग्रेटिंग। अब जरा सा मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ समझने के पर्पज से, तो इस तरीके से ग्रेटिंग है। और मैं लाइन थोड़ा सा दूर दूर बना लेता हूँ, एक लाइन यहाँ पे ड्रा हुआ, एक लाइन यहाँ पे ड्रा हुआ, एक लाइन यहाँ पे ड्रा हुआ। बस समझने के लिए, ये लाइंस बहुत आपस में इक्वी डिस्टेंस होते हैं, लेकिन बहुत सारे लाइंस होते हैं। तो स्लिट थोड़ा सा मोटा अगर हो जाए, थोड़ा सा हमने स्लिट को मोटा बनाने की कोशिश किया है, ये स्लिट है। अगर इस स्लिट का विद जो है ए ई है, मान लेते हैं ई, और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, और जो स्लिट का विद है वो ई है। तो जो ई प्लस डी है, ई प्लस डी, इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेटिंग एलिमेंट। क्या कहेंगे, ग्रेटिंग एलिमेंट। फिर से ग्रेटिंग एलिमेंट किसे कहेंगे, स्लिट विद प्लस स्पेसिंग बिटवीन स्लिट, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या कहलाएगा, एन स्लिट में ग्रेटिंग एलिमेंट। इसे ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है कि ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, ऑप्शन नीचे दिया रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ स्लिट का विद दे देगा, स्लिट विद प्लस स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट विद, ठीक। नीचे दे देगा स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट, तीसरा देगा नन ऑफ दिस। तो कौन सा सही हो ग्रेटिंग एलिमेंट में, ई प्लस डी, मतलब स्लिट का विथ प्लस स्पेसिंग, ठीक है ना। तो कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालना है हमें एन स्लिट के लिए, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा निकालना है, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है एन स्लिट के लिए। आप लोग अगर एन स्लिट नहीं तैयार कर पाते हो तो उसमें कुछ पॉइंट्स तैयार कर लेना, जैसे ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है, ठीक है, इसका नंबर ऑफ लाइंस के साथ क्या रिलेशन है, ई प्लस डी इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट ई प्लस डी इक्वल टू 1 इंच पर नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। 1 इंच पर नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कितना है, 15,000, 18,000 जो भी रहता है वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। 1 इंच का मतलब 2.5 सेंटीमीटर। तो ई प्लस डी अगर ये दे दिया, एन दे दिया, ई प्लस डी पूछ लिया, ग्रेटिंग एलिमेंट पूछ लिया, तो निकाल लोगे 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर अपॉन नंबर ऑफ लाइंस जो दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ग्रेटिंग एलिमेंट निकल जाएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट वही बता रहा है। तो ए प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल straight transparent and equidistant slit same with neighboring slit being separated by an opaque region of width b। वही चीज जो मैंने बताया आप लोगों को आसान भाषा में, ठीक है। ये जो है स्लिट विद है और बी उसके बीच का स्पेस, ए प्लस बी क्या कहलाएगा, ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है। इट मे बी कंस्ट्रक्टेड बाय ए रूलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस लाइन ऑन ए प्लेन ग्लास प्लेट विद द हेल्प ऑफ डायमंड पॉइंट या डायमंड पेन, ठीक है।
रूल्ड पार्ट इज ओपेक, जो पार्ट रूल्ड होता है वो ओपेक की तरह काम करता है, मतलब अपर्चर की तरह। एंड अनरूल्ड पार्ट क्या करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, वहां से लाइट पास भी करता है। ठीक है, ये है हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट। इसमें देखो एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, इसी तरीके से कई सारे बन रहे हैं, एन स्लिट बन रहे हैं। और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, मतलब स्लिट का जो विड्थ है वो बी है, और जो ए यहाँ पे है वो आधा स्लिट, मतलब अगर मैं इस तरीके से स्लिट बनाऊँ, एक स्लिट ये हो गया, एक स्लिट ये और एक स्लिट, दो स्लिट हो गया। तो स्लिट का जो विड्थ है उसे अगर मैं हाफ से डिवाइड कर दूँ यहाँ से, तो ये ए अगर टोटल है तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई टू, यहाँ तक ये वाला पार्ट आधा पार्ट ए बाई टू, यहाँ पे आधा पार्ट तो स्लिट का है, ये ए बाई टू हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो ए अगर मुझे ग्रेटिंग एलिमेंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ए बाई टू प्लस बी प्लस बी प्लस ए बाई टू। तो ए बाई टू कितना हो जाएगा, ए, और प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। इसलिए ए प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट। ये है कि let a monochromatic light incident on a plane diffraction grating consist of a large number of n parallel slits, each of with a and separation b, तो a plus b is called the grating element। ठीक है, ये याद रखना, a plus b क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या है, अगर दी वेव डिफ्रैक्टेड फ्रॉम ईच स्लिट, अगर सिंगल स्लिट से अगर डिफ्रैक्ट हो रहा है तो उसके लिए एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, एक वेव का एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, आर इक्वल टू ए साइन अल्फा अपन अल्फा। ठीक है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव वेव इज सेम एंड इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा। जब कॉन्जिक्यूटिव वेव मतलब दो स्लिट लेंगे तो ए प्लस बी साइन थीटा बनेगा उसका पाथ डिफरेंस, और फेज डिफरेंस क्या बन जाएगा, टू बीटा मान लेते हैं फेज डिफरेंस है, टू पाई बाई लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा। आप लोग को डेरिवेशन तो करना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये हो जाएगा। अब हमें क्या है, एन स्लिट बन रहा है, एन स्लिट है तो एन स्लिट की वजह से एन नंबर्स ऑफ वेव्स बनेंगे, तो एन नंबर्स ऑफ वेव्स के लिए हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी एन नंबर्स ऑफ वेव्स का ही तो चाहिए। तो ये फार्मूला आएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए, आर डैश इक्वल टू, अब तक आप लोगों ने देखा था आर साइन बीटा अपान साइन बीटा अपान ए, या बीटा अपान ए आप लोगों ने देखा था इस तरीके से। अब यहाँ पे बीटा से पहले कैपिटल एन आएगा क्योंकि नंबर ऑफ स्लिट कैपिटल एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ स्लिट ही तो है, तो इसलिए उसमें अब कैपिटल एन आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू आर साइन एन बीटा अपान साइन बीटा। ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड है सिंगल का वो सब में रहेगा, ए साइन अल्फा अपान अल्फा साइन एन बीटा अपान साइन बीटा। तो ये आर की जो वैल्यू है वो क्या है, ए साइन अल्फा अपान अल्फा, ये हो गया। तो आई डैश इक्वल टू, अब एम्पलीट्यूड निकाल लिया, दो चीज़ हो गया हमारे पास, तीन चीज़ें होगी। पहला पाथ डिफरेंस निकाल लिया, पाथ डिफरेंस कितना आ रहा था, देखो ये पाथ डिफरेंस आ रहा था ए प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी साइन थीटा क्या है, पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकाल लिया यहाँ से, टू बीटा इक्वल टू पाई बाई लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा, तो फेज डिफरेंस निकल गया, तो बीटा की वैल्यू ये आएगा, हमें बीटा मिल गया। अब हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एन नंबर ऑफ स्लिट्स हैं तो एन नंबर ऑफ वेव्स होंगे, तो एन नंबर ऑफ वेव्स को क्या करेंगे, हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे रिजल्टेंट, आर डैश इक्वल टू आर साइन एन बीटा अपन एन बीटा साइन बीटा हो जाएगा। तो ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया तो हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, तो ये इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो देखना है, ये फार्मूला याद रखना इंटेंसिटी का, ये डायरेक्ट भी पूछ लेगा। एन स्लिट के लिए जो इंटेंसिटी बन रहा है उसका फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपन साइन स्क्वायर बीटा।
ठीक है। और टू स्लिट के लिए आप लोगों ने देखा था, टू स्लिट के लिए देखा था जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया था। ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया था ये डेल्टा बाई टू। ठीक है, यहाँ पे जो आर है ये है, ये आर सिर्फ होगा ए साइन अल्फा अपन अल्फा टू कास डेल्टा बाई टू, ये। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाया था, वेक्टर एडिशन का, उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक, यहाँ पे भी वेक्टर एडिशन का ही लगेगा फार्मूला एनस्लिट के लिए, और वहाँ पे एनस्लिट का ये आएगा। ये वेक्टर एडिशन से हुआ, कैसे हुआ, ये इस तरीके से हुआ। वहाँ पे हमारे पास 2 वेव था, यहाँ पे हमारे पास n वेव है, इस तरीके से। फिर एंड सो ऑन ऐसे करके, एंड सो ऑन, फिर जो फाइनल वाला n वाला जो वेक्टर बन रहा होगा वहाँ से एक लाइन हमें ड्रा करना होगा और इसके टेल से मिलाना होगा। तो ये जो बनेगा वो रिजल्टेंट बनेगा, उससे निकल के आएगा, उससे निकल के आएगा ये ए साइन अल्फा, क्योंकि ए साइन अल्फा अपन अल्फा सभी वेव का है। इस वेक्टर का भी एम्पलीट्यूड होगा, इस वेक्टर का भी, इस वेक्टर का भी, इस वेक्टर का भी, तो सारे वेक्टर का ए साइन अल्फा अपन अल्फा आएगा। तो ये तो सब में कॉमन हो गया। ठीक है, ये सब में कॉमन हो गया। अब साइन एन बीटा अपन साइन बीटा ये आएगा, टोटल एम्पलीट्यूड कर लेगा, तो आई हमारा ये निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालना है। प्रिंसिपल मैक्सिमा कैसे निकलेगा, ये देखो जो इक्वेशन आया है, आई मैक्सिमम कब होगा, आई मैक्सिमम कब होगा बताओ, क्योंकि ये तो एम्पलीट्यूड हो गया। आई मैक्सिमम कब होगा, आई मैक्सिमम तब होगा जब साइन बीटा इक्वल टू 0 होगा या बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। साइन बीटा अगर 0 होगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं, तो मैक्सिमम कब होगा, साइन बीटा इक्वल टू 0 मैक्सिमम। यस आप साइन बीटा इक्वल टू 0 होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक, तो इसलिए ये लिखा हुआ साइन बीटा इक्वल टू 0। तो बीटा क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस एन पाई, और एन की वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, बट साइन एन बीटा इज आल्सो इक्वल टू 0। अगर आप साइन बीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन एन बीटा भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये जो पोर्शन आ रहा है साइन एन बीटा अपन साइन बीटा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इनडिटरमाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। आप 0 बाई 0 को डिफाइन कर पाओगे नहीं, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को डिफाइन कर पाओगे, 0 बाई 0 डिफाइन नहीं। इसलिए साइन एन बीटा, अगर साइन बीटा इक्वल टू 0 हो रहा है तो साइन एन बीटा इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स, ये तो है, वो नंबर ही तो है, और एन की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 1 2 3 रखा हुआ है, तो एन कैपिटल एन की वैल्यू भी तो इसी में आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब इस चीज, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल थ्योरम आता है, एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल्स रूल मतलब, एल हॉस्पिटल रूल्स का क्या मतलब होता है कि जो हम लिमिट लगाते हैं बीटा, बीटा लिमिट, बीटा टेंस टू प्लस माइनस एन पाई, इसका मतलब ये है कि बीटा एग्जैक्ट एन पाई के बराबर नहीं हो रहा है, टेंड कर रहा है, मतलब उसके नियर अबाउट जा रहा है, तो कम से कम ये पोर्शन तो बच जाएगा 0 होने से। ठीक है, अब इसका जब ओपन करोगे तो ये होता है लिमिट बीटा प्लस माइनस एन पाई, और ऊपर वाला जो डिफ्रेंशिएट कर दिया, नीचे वाले भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो, दोनों को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा एन कास एन बीटा अपन कास बीटा
अब अगर बीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा, cos बीटा की वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, cos n बीटा की वैल्यू भी 1 आएगा, और हमारा फाइनल वैल्यू क्या आने वाला है, कैपिटल N, ठीक है। Therefore the intensity at beta equal to plus minus n pi is given by I max हो जाएगा। अब तो हमारा ये वैल्यू जो हमने ये सर वैल्यू ये एल निकाला, हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल सर वहाँ ये लगते एल हैं। हॉस्पिटल जब भी लगा सकते हैं जब 0/0 हो, हाँ, जीरो है ना? अनडिफाइंड आए, हाँ, डिटरमाइंड जब हमारा जो फंक्शन है या जो हमारा टर्म्स है वो अगर एग्जैक्ट बीटा की वैल्यू 0 करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा ना, तो हाँ 0/0 हो हाँ गया, हाँ, मतलब तो ये डिफाइंड है। 0/0 फॉर्म में लगा सकते हैं ना? हाँ, ठीक है, इसलिए वहाँ पे लिमिट लगा देते हैं और लिमिट लगा करके डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये एल हॉस्पिटल रूल है। ऊपर वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट कर देंगे, नीचे वाले भी टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। दोनों डिफरेंशिएट करेंगे तो अब जब बीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या होगा, कास बीटा की वैल्यू 0 अगर है तो कास 0 वैल्यू 1 आएगा, और कास एन बीटा की वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आने वाला है, कैपिटल एन, और ये कैपिटल एन मिल गया तो हम अपने उस वाले फार्मूला में रख देंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर एन बीटा अपन साइन स्क्वायर बीटा की जगह कैपिटल एन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन स्क्वायर, क्योंकि हमने साइन एन बीटा अपन साइन बीटा की वैल्यू निकाला है, कैपिटल एन। अब साइन स्क्वायर एन बीटा अपन साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल एन स्क्वायर। अब यहाँ से आई मैक्स निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, क्योंकि ये तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ही है, ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो आई मैक्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया है, कैपिटल एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। इससे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देखो अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो एन स्लिट में इंटेंसिटी बनता है सेंट्रल मैक्सिमा का, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, देखो किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ लाइंस पे। मतलब नंबर ऑफ लाइंस जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी, उसके स्क्वायर के बराबर है ना, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। देखो तुम खुद ही मैथमेटिक्स में आप लोग टर्म्स देख करके कोरिलेट कर पाते हो कि नहीं, मैथ के अगर बच्चे हो तो आराम से कर लोगे। अगर आई मैक्स प्रोपोर्शनल है कैपिटल एन स्क्वायर से, इसका मतलब क्या है, आई मैक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ लाइंस पे। कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग। बात समझ में आ रहा है, बोलो बेटा, हेलो हेलो, हाँ सर। बात समझ में आ रहा है ना, यस सर। हाँ, जहाँ समझ में आए दोबारा पूछ लेना। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, देखो क्वेश्चन देखो, ग्रेटिंग में पूछ लेगा कि जो आई मैक्स है मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी है या इंटेंसिटी जो भी है मैक्सिमम, आई मैक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ लाइंस पे। अगर नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा कर रहे हो तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की। अभी हमने सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा है, आई मैक्स, ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा आर गिवन बाय बीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, ये हमने कंडीशन निकाल रखा है, ठीक है। तो जो फेज डिफरेंस है पाई बाई लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू वो प्लस माइनस एन पाई क्यों होगा। अब इससे कंडीशन हमारा पाथ डिफरेंस के टर्म में क्या आएगा, ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा। इसका मतलब एल की वैल्यू 0, 1, 2 पर एक क्या देने वाला है, मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा देने वाला है। मतलब 0 के लिए तो ऑलरेडी हमें पता है कि क्या देगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, और बाकी के 1, 2, 3 के लिए क्या देगा, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकेंड थर्ड ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जब होना चाहिए सेकेंडरी। देखो जब सेकेंड थर्ड जब लिख दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैक्सिमा, क्योंकि प्रिंसिपल मैक्सिमा हर जगह नहीं बनता, ठीक है। इसे मैं सही कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट है। अब मिनिमा की बात कर लेते हैं, अभी तक तो मैक्सिमा की बात किया, अब मिनिमा की बात किया। अब देखो हमारा जो मेन जो हमारा फार्मूला है वो कौन सा है, ये है। इस मेन फार्मूला को मत भूलना,
ये जो है मेन फार्मूला। ये फार्मूला जो है इसमें हमने अभी क्या किया, साइन बीटा को 0 रखा था, तभी तो इन्फाइनाइट को टेंड करेगा ये, आई डैश इन्फाइनाइट को टेंड करेगा, मतलब आई बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी अगर आई को 0 करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आई को 0 करना हो तो क्या करना पड़ेगा, साइन एन बीटा ये 0 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड को तो 0 नहीं कर पाएंगे। तो जब मैक्सिमा का कंडीशन हो गया, हमें मिनिमा का कंडीशन देखना है, तो साइन एन बीटा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। जब ये 0 के बराबर होगा तो एन बीटा किसके बराबर होगा, प्लस माइनस एम पाई के, ठीक है, प्लस माइनस एम पाई। तो यहाँ पे जो हमारा बीटा है, बीटा इक्वल टू क्या है, पाई बाई लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा, यही तो है। पाई बीटा क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जो था वो टू बीटा था, 2 बीटा था, 2 पाई बाई लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा था। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बाई लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा। तो कैपिटल एन बी बीटा की वैल्यू यहाँ रख दिया, ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, और यहाँ से पाई कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये लेमडा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा, कैपिटल एन ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा। तो वेयर m कैन टेक ऑल इंटीग्रल वैल्यूज एक्सेप्ट, कौन कौन सी वैल्यू नहीं लेना है, हमें 0 नहीं लेना है m की वैल्यू, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि 0 पर प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा है। कैपिटल N नहीं लेना है, कैपिटल 2n नहीं लेना है, कैपिटल 3n नहीं लेना है, कैपिटल n नहीं लेना है। मतलब अगर n की कोई एक वैल्यू फिक्स होगी ना, 15,000 मान लो, 15,000 वैल्यू, ये नंबर ऑफ लाइन्स हो गया 15,000। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगा उस पर हमारा मिनिमा नहीं मिलेगा। 3 इंटू 15,000 करेंगे तो आएगा कितना, 45,000, उस पर नहीं मिलने वाला। तो ये सब सारी चीज़ें छोड़ करके बाकी सब पे मिलेगा मिनिमा, ठीक है। एक तो 0 पे नहीं मिलेगा, एक ये जो मल्टीपल्स आ रहे हैं ये इस पे नहीं मिलेगा, बाकी सब पे मिलेगा। अभी टाइम कितना हो रहा है, 10:44 हो गया, 10:50 तक की क्लास है ना। इसमें कितना पोर्शन बच रहा है, सेकेंडरी मैक्सिमा। अच्छा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा देख लेते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात कर चुके हैं हम लोग, अब सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करेंगे। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो हमारा आई है उसे बीटा से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी अपान डी बीटा निकालेंगे और उसे इक्वेट कर देते हैं 0 से। आप लोग देखा होगा कि कोई भी अगर इक्वेशन दिया रहता है x² प्लस 2x प्लस c, या यहाँ पे कोई 3 उरी कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू रहता है, x² प्लस 2x प्लस 3, इस तरीके से कोई इक्वेशन दिया हो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन दिया रहता है, अगर उसका मिनिमा निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, उसे डिफरेंशिएट करना होता है, फिर उससे इक्वल टू किसके करना होता है, 0 के। तो उससे जो पॉइंट्स निकलते हैं x के, उसी पॉइंट्स पर वो मिनिमा देता है, ठीक है। ये कंडीशंस होता है, आप लोग मैथमेटिक्स में पहले 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक। तो वहाँ पे हमारे पास आई का एक इक्वेशन है, उसे बीटा से हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, डी आई अपॉन डी बीटा, फिर इसे इक्वेट किया 0 से, फिर इससे जो पॉइंट्स आने वाला है उस पॉइंट्स पे हमें मिलने वाला है क्या, मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। और उसके बाद इसी कंडीशन से हमें आगे मिनिमा तो हमने निकाल दिया है, सेकेंडरी मैक्सिमा। मतलब अगर इस तरीके का कंडीशन कोई मिलता है, कोई इस तरीके से फंक्शन है, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा, इस पॉइंट पर मैक्सिमा। और यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे स्लोप निकालो तो dy क्या हो गया, 0 हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप dy तो 0 हो जाएगा, dx भले ही कुछ हो लेकिन dy तो 0 होगा, ये वही चीज़, तो वो मैक्सिमम पॉइंट्स देगा। तो tan n बीटा इक्वल टू कैपिटल N tan बीटा, ये हमें मिल गया है, इसे हमने ट्रायंगल के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। tan n बीटा इक्वल टू n tan बीटा, ठीक। यहाँ से हमने एक ट्रायंगल बनाया 1, यहाँ से tan n बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, n tan बीटा परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या है 1, ये 1 हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आएगा, √1 + n² tan स्क्वायर बीटा।
यहाँ से सॉल्व करोगे इस चीज़ को, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, डेरिवेशन तो करना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला याद हो गया तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। और सेकेंडरी मैक्सिमा ये पॉइंट जो है सेकेंडरी मैक्सिमा देगा। और यहाँ पे जो है इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 2, देखो इक्वेशन नंबर 6 कौन सा है, ये, और इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है, ये। इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, आई डैश अपॉन आई मैक्स। आई मैक्स क्या है, सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमा का इंटेंसिटी, आई डैश क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा, तो इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा अपॉन इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा इक्वल टू क्या होगा, 1/1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। क्या मतलब है इसका, हेंस द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन वीकर आर सेकेंडरी मैक्सिमा। आप लोगों ने दो चीज़ नोटिस किया, आई मैक्स बढ़ता है जब कैपिटल एन बढ़ता है, सेकेंडरी मैक्सिमा घटेगा जब कैपिटल एन बढ़ेगा। और समझना, ये पॉइंट्स नोट कर लो कहीं, कैपिटल एन के बढ़ने से आई मैक्सिमा बढ़ेगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा का इंटेंसिटी बढ़ेगा, वहीं सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी घटेगा। ठीक है, ये नोट कर लो कहीं। ये जो है फिगर है डिफ्रैक्शन का ग्रेटिंग के केस में, तो ये है आपका प्रिंसिपल मैक्सिमम। ठीक है, जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमम, ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमम। उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमम यहाँ पे भी इसी तरीके से है। ठीक है, ये फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं, ये सब क्या है, सेकेंडरी मिनिमम, ये है सेकेंडरी मिनिमम। ठीक है, यहाँ भी उसी तरीके से हो रहा है, ये सेकेंडरी मैक्सिमम। चलो ये तो आप लोग का ख़त्म हो गया है।